नमस्कार, मैं हूं अर्देंदु मुखर्जी और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़िंदगी में क्या क्या रहा, कैसे रहा और यहाँ तक कैसे पहुँचे। ढेबर जी, छात्र राजनीति, पार्षद और पार्षद से अब महापौर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक के राजनीति की शुरुआत बोलोगे तो जितने कांग्रेस में जितने पद होते हैं, कांग्रेस में हम बोलते हैं शुरू में जुड़ना है छात्र, उसमें तो एनएसयूआई, फिर एनएसयूआई के बाद यूथ कांग्रेस के बाद फिर मैंने अपनी शुरुआत जब करी तो मैंने एक मामूली एक वार्ड से चालू करी थी। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, उसके बाद फिर कांग्रेस, उसके बाद इंटक, लगभग सभी पदों पे मैं रहा। उसके बाद फिर बैजनाथ पारा से मुझे 2014 में मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का, जिसमें हम लोग पहला चुनाव उसमें हम जीते। बहुत सक्रिय देखा हूँ मैं आपको छात्र राजनीति से ही, तो कहाँ से प्रेरणा मिलती थी इतनी? देखिए, शुरू से एक मन में एक यह चीज़ रहता था कि कोई भी चीज़ में अगर हम कर रहे हो तो ईमानदारी से करें, और एक चीज़ और मन में थी कि कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो वो कुछ अलग हट के होना चाहिए, जो सब कर रहे हैं वो मैं ना करूं। अगर आप मेरा कार्यक्रम देखेंगे, अगर हम लोग विपक्ष में मेरा आंदोलन देखेंगे तो वो हट के रहता था आंदोलन। उसके पीछे कारण यही रहता था कि बेसिक चीज़ तो सब करते हैं। अब जैसे पुतला, अगर विपक्ष में हम हैं, पुतला जला रहे हैं तो मगर पुतला जलाने का भी कोई स्टाइल चाहिए, तो वैसा हमने तरह तरह करके फिर मन में सब चीज़ ऐसा कभी शांत बैठा नहीं मन, इससे जुड़ गए तो ईमानदारी से ऐसा लगता था कि कुछ अच्छा काम करें, अच्छा उसमें लगे रहें, तो उसी का वो मिला कि लगातार सक्रिय भी रहें। अच्छा, स्कूल डेज़ में या कॉलेज डेज़ में आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, फुटबॉल में नेशनल खेले, हॉकी में नेशनल खेले, तो आपका रुझान राजनीति में क्यों आया, खेल की ओर क्यों नहीं गए? देखिए, ये जरूर है कि मैंने हॉकी में, फुटबॉल में और वॉलीबॉल तीनों गेम में मैंने नेशनल खेला और अच्छा खिलाड़ी के रूप में मेरी पहचान थी। आज भी कई 2 स्कूल में मैंने पढ़ा, गुजराती स्कूल और हिंदू उच्चतर माध्यमिक शाला, दोनों जगह आज भी शाला के गौरव में मेरा नाम किताबों में भी है। तो मेरा एक बार हॉकी में इंडियन नेशनल कैंप के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। स्कूल टीम जाना था जर्मन खेलने के लिए, और मैचेस हुए थे आपके दमोह में, तो वहाँ मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा नेशनल का, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर सिलेक्शन के बाद क्योंकि बाहर 24 दिन जाना था चंडीगढ़, उसके बाद फिर टीम जाना था जर्मन खेलने के लिए, तब फिर बाबूजी से परमिशन के लिए गए, तो बाबूजी बहुत चिल्लाए। फिर मैं टीचर लोग को बुलाया, तो टीचर लोग को भी बाबूजी चिल्ला दिए कि हमारा बच्चा 24 दिन कहीं नहीं रहेगा और हमें खेलने उलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा परिवार बेसिकली बिजनेसमैन है और बिजनेस हमारा करेगा बेटा, खेल के नहीं जाएगा। बस उसके बाद से फिर मैं जो पलटा, उसके बाद से फिर मैं जो खेल, मतलब अब तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंडिया के ऊपर कुछ होता नहीं, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। और वहाँ अगर पिताजी नहीं जान दे रहे, मतलब आगे कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मैंने बैक हो गया। फिर राजनीति में भी एक्सीडेंटली था आना। अगर आप मेरे परिवार की बात करोगे तो सब बिजनेसमैन हैं, भाई लोग भी सब बिजनेसमैन हैं। चुनाव चल रहे थे वार्डों के, तो हमारे वार्ड में वकील पहलवान कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, और हमारा परिवार शुरू से कांग्रेस के प्रति शुरू से समर्पित रहा है। शुरू से मतलब हमारे दादा के भी दादा लोग सब कांग्रेस के लिए समर्पित रहे। तो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके पास कोई उनको लेके नहीं जाता था, ज़्यादा उनके पास भीड़ नहीं रहती थी, एकदम बेचारे अकेले बैठे रहते थे अपने कार्यालय में। तो उन्होंने मेरे भाई को कहा कि आप किसी अपने घर के एक बच्चों को दो जो थोड़ा मेरे को वार्डों में घुमाए, थोड़ा मेरे को वो कराए। तो जो एक बार भैया ने मुझे कहा कि यार थोड़ा इनको मदद कर दे, थोड़ा सा तू बैठा रहता है तो थोड़ा सा इनको मदद कर दे, तो वो जो मैं निकला उनको लेके, फिर आज तक घर नहीं लौटा हूँ। फिर आज तक मैं राजनीति में जो सक्रिय रहा, फिर आज तक फिर वापस ही नहीं गया, बैग ही नहीं गया। खिलाड़ी थे, उसमें टीम वर्क की बहुत बड़ी एक अहम जगह होती है, तो उसका लाभ राजनीति में भी निश्चित रूप से मिलता होगा। देखिए, आप जो मैंने खेला है, ये मैंने सभी टीम वर्क का खेला। मैंने कोई इंडोर मतलब पर्सनल गेम नहीं खेला, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस मैंने नहीं खेली। मैं वहाँ पर भी खेला ये टीम गेम, जैसे टीम गेम हॉकी, टीम गेम फुटबॉल, टीम गेम वॉलीबॉल, टीम गेम। तो एक टीम गेम की शुरू से एक आदत रही है,
के, लोगों को कैसे साथ में रख के कैसे चीज को जीतना है, ये शुरू से ही मन में रहा कि सबको इकट्ठा रख के सबकी काबिलियत को पहचान लो कि ये अच्छा खेलता है, ये अच्छा है, ये यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकता है, ये यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसका फायदा मुझे राजनीति में भी मिलता है। राजनीति में भी इस तरीके के लोगों को मुझे पता है ये अच्छा काम कर सकता है, ये यहाँ पर अच्छा काम कर सकता है, तो उसका फायदा मुझे मिलता है। महापौर, जब महापौर की दौड़ चल रही थी उस वक्त पूर्व महापौर भी दौड़ में थे, उसमें आप बाजी मार ले गए, तो कहीं मुख्यमंत्री की नज़दीकी होने की वजह से आपको लाभ मिला? देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी होने का लाभ मुझे नहीं मिला, मगर अगर आप मेरा पूरा संघर्ष देखेंगे, अगर आप मेरा पूरा जीवन देखेंगे, तो मैंने पिछले अपनी पूरी मतलब मेरा जो जिसको बोलते हैं हम जीवन, अपना 20 साल, अपना पूरा कैरियर, एक यूथ के लिए पूरा कैरियर होता है, उसको मैंने अपना पूरा कैरियर कांग्रेस के लिए लगा दिया और मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा और उस वजह से मुझे मौका भी मिला। और इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि सीएम साहब का आशीर्वाद नहीं रहा, सीएम साहब का आशीर्वाद रहा तब तो मैं जाके मुख्यमंत्री बना। अच्छा, जिस वक्त आपने महापौर पद संभाला और कुछ दिन बाद कोरोना का यहाँ अटैक हो गया, कैसे सारा सिस्टम को आपने संभाला, कैसे रायपुर को संभाला, क्या क्या परेशानियां सामने आई? देखिए, अगर हम ये तो हमारा बोलना चाहिए दुर्भाग्य या बोलना चाहिए सौभाग्य, दोनों बोलना चाहिए, मगर मैं इसको सौभाग्य ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप संघर्ष में काम करो तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है, पब्लिक उसको देखती है। मुझे संघर्ष में काम करने का मौका मिला। मैं जैसी बना हूँ उसके बाद तुरंत कोरोना आ गया। मैं जनवरी में बना हूँ, मार्च अप्रैल में कोरोना ने दस्तक दे दी। उसके बाद से लेकर आज तक के लगातार मुझे पहली लहर में तो बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं मिला, तब भी हमने पूरा सैनिटाइज हमने किया, लोगों के घर में छिड़काव, दवाई वही हमने पहली लहर में तो किया। मगर जो दूसरी जो लेयर आई वो तो मतलब मैं जीवन में अपने वो लहर को नहीं भूल सकता। वो 13 अप्रैल से लेकर 28-29 अप्रैल तक के जो हमने परेशानी देखी, मैंने देखा बेड की परेशानी, मैंने देखा ऑक्सीजन की परेशानी, मैंने देखा वेंटिलेटर की परेशानी, मैंने देखा रेमडेसिविर की परेशानी, उसके ऊपर का इंजेक्शन की परेशानी। मतलब मैंने ऐसी चीज़ को फेस करी है जिसका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मगर मुझे खुशी इस बात की है, राजनीति से परे हट के, राजनीति से हट के मुझे जो एक मानव सेवा करने का मुझे जो एक मौका मिला, एक व्यक्ति को जो सेवा करने का मुझे मौका मिला, मेरे ख्याल से वो मुझे जीवन में कभी नहीं मिल सकता। वो मैंने कोविड सेंटर के रूप में जो मैंने वहाँ पर डाला इंडोर में, एक बहुत बड़ा अनुभव भी रहा, कटु अनुभव भी रहा और सुखद अनुभव भी रहा। कटु इसलिए कि 2 दिन में वहाँ 44 आदमी खत्म हो गए। हमने देखा कि वहाँ पर तो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर से आए थे वो कोई अंदर नहीं जा रहे थे। फिर हमने प्राइवेट डॉक्टरों को पकड़ के यहाँ वहाँ से करके फिर हमने 70-80 बाहर से डॉक्टर लाए, क्योंकि अंदर तो 320 मरीज थे। मेरे को उन सब की चिंता थी। हम फिर लगातार वहाँ पर बाहर से डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ में अपनी खुद गाड़ी में बैठा के मैं लाता रहा। और एक ही बात को हमने वहाँ पर किया कि कोरोना का कोई दवाई अभी नहीं है, जो दवाई है वो कॉमन है। आप खाली जादू की झप्पी दीजिए, उनसे खाली उनका हाल चाल पूछते रहिए। मुन्ना भाई MBBS सब देखिए, बोले हाँ देखें, खाली माला उनको जादू की झप्पी दो, और कैसा हो क्या हो, खाना खाए कि नहीं खाए, दवाई कैसी है, बस यही करो माला, मैं गारंटी दे रहा हूँ अधिकतर लोग ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उनको घर की कमी महसूस नहीं होना चाहिए, उनके परिवार की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। आप खाली उनका एक परिवार का सदस्य, उनका बेटा बन के, उनकी बेटी बन के, उनका भाई बन के, उनके फादर बन के माला उनकी आप केयर टेकर करोगे, तो मैं बता रहा हूँ उस लगभग सब मरीज ठीक होंगे। तो वहाँ पर ये सब हुआ और रिजल्ट भी मिला। हमने करीब 750-800 आदमी को हमने ठीक भी किया। हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। अगर हम एवरेज बात करेंगे तो हमारा 74-75% हमारा पॉजिटिव हमारा रिजल्ट रहा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मिली। दूसरा, वहाँ पर फिर हमने ऑक्सीजन प्लांट डाला, जो कि संभव ही नहीं था। 3 दिन में ऑक्सीजन प्लांट डालना मतलब ये पॉसिबल नहीं था। फिर हॉस्पिटल को फिर हमने ये जो इंडोर को हमने पूरा हॉस्पिटल का रूप दिया, जिसको ना कि पूरा रायपुर बल्कि वरन पूरा देश ने इसको एक मॉडल बनाया। पूरे देश में एक मॉडल। अब बड़े बड़े जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, बड़े जितने लीडर हैं, सभी ने इसको टैग किया हमारे इंडोर स्टेडियम को। तो एक अच्छा एक वो भी मिला, हमको भी एक्सपीरियंस मिला
कि मैंने 3 दिन में ऑक्सीजन लगा दिया। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसको हॉस्पिटल का रूप देने की जरूरत है। केयर सेंटर से हम लोगों का इलाज नहीं कर सकते। फिर हमने वेंटिलेटर लाया, फिर वेंटिलेटर के लिए भी ला तो लिए, मगर वेंटिलेटर चलाएगा कौन? फिर उसके लिए फिर हमने हैदराबाद से आदमी बुलाए, यहाँ से आदमी बुलाए, फिर वेंटिलेटर भी चलाया हमने। उसके बाद फिर ब्लड टेस्टिंग भी कराई, मतलब सीटी स्कैन भी करवाया। लगभग एक हॉस्पिटल का रूप पूरे तरीके से इंडोर बन गया। और जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये एक पूरा हॉस्पिटल बन गया है और लोगों का इलाज वहाँ पर अच्छा हो रहा है, और जिसका रिजल्ट भी रायपुर की जनता देखी। और मैं पीपी किट पहन के 3 बार मैं अंदर गया, तो जो लोग वहाँ पर हम लोग को दुआएं दे रहे थे, या मेरे को या माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो लोग दुआएं दे रहे थे, तो मैंने सोचा यार राजनीति से परे हटके है ये। मतलब मैं एक नॉर्मल आदमी, जो ये लोग दुआ दे रहे थे कि आप लोग हमारे भगवान हो, आप लोग मतलब इंसान नहीं हो, आप भगवान, इंसान मतलब भगवान ही हो, बोले आप हम भगवान को नहीं जानते, आपने जो हमें यहाँ बचा लिया। तो एक मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मेरे लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। इससे बड़ा मतलब मेरे जीवन में ऐसा समय आ नहीं सकता जो मैंने वहाँ पर पीपी किट पहन के देखा है। जैसे दूसरे लहर में बताया आपने कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो या और दीगर चीज़ें। अब थर्ड वेरिएंट की भी बात चल रही है, तो क्या तैयारी है आप लोगों की रायपुर को लेकर? देखिए, थर्ड वेरिएंट भी हम लोग अब क्योंकि संभल गए, अब हमें पता चल गया है कि कहाँ पर कैसे वो करना है। थर्ड वेरिएंट की भी मैंने तैयारी चालू कर दी है। मैंने बच्चों के लिए वहाँ पर मेरा काम इंडोर स्टेडियम में जो नीचे में जो रूम्स हैं, वहाँ पर मैं बच्चों के रूम में उसको तब्दीली कर रहा हूँ। वो चालू हो गया है मेरा काम। अब बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा कि बच्चों का वहाँ हॉस्पिटल पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। हम तीसरी लहर के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। करीब 5400 बेड पूरे रायपुर में हमको मिलेंगे। हमने पूरी सब तरफ प्राइवेट, सरकारी और लगभग सरकार की अगर बात करोगे तो 1400 हमारे और 1000 बेड जिला प्रशासन जो लालपुर में और वहाँ तैयार कर रहा है कलेक्टर साहब जी द्वारा। मतलब टोटल 2500 की तैयारी तो नगर निगम और जिला प्रशासन की है, जो हॉस्पिटलों के अतिरिक्त यहाँ बार भी व्यवस्था रहेगी। और क्योंकि हमने इस बार एक नया चीज किया कि आप कोविड सेंटर बिल्कुल मत डालना। भले आप डालो तो हॉस्पिटल के रूप में, भले आप 15 बिस्तर वाला आप ऑक्सीजन वाला वो डालो, बाकी कोविड सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है। आदमी अपने घर में होम आइसोलेशन हो जाता है। आप ये बिल्कुल नहीं करना। हमने जितने भी धार्मिक, राजनीतिक, जितने भी संगठन, हमने सबको यही कहा कि अब आप लोगों को कोविड सेंटर डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप हॉस्पिटल का रूप लो और हॉस्पिटल डालो। भले 10 ऑक्सीजन बेड वाला बेड बनाओ, बाकी बेड बनाओ। आपकी उम्र बहुत कम है, खून भी गर्म है, जवान है, बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी या आपके अंदर भी बहुत सारे सपने होंगे। क्या क्या सोच रखा है रायपुर के लिए? फिर रायपुर, इसके पहले जो 15 साल जो भी सरकार रही, वो रायपुर को शहर के हिसाब से मानती थी। रायपुर एक शहर है, छत्तीसगढ़ का एक रायपुर एक शहर है। और मैं जिस दिन से बना, मैं ये सोचता हूँ कि रायपुर एक शहर नहीं है, रायपुर राजधानी है, रायपुर कैपिटल है, रायपुर छत्तीसगढ़ की नाक है। क्योंकि आप यहाँ कुछ भी काम करोगे, ये काम आपका देखा देखी बाकी लोग भी आपको फॉलो करेंगे। यहाँ से हवा जाती है, यहाँ से मैसेज जाता है कि आप क्या काम कर रहे हो। ये काम को हमने इसलिए हमने इसको हमेशा राजधानी के रूप से सोचा। और इसका परिणाम अभी परिणाम आपके सामने है। चौक चौराया, बूढ़ा तालाब, ये सजावट, जयस्तंभ चौक, जवाहर बाजार, शास्त्री बाजार, गोल बाजार, ये सब आपके सामने महाराजगंज का काम चल रहा है। तो हमारा देखा देखे बस्तर भी सीख रहा है, हमारा देखा देखे बिलासपुर भी सीख रहा है, अरपा में भी काम चल रहा है, बिलासपुर में भी काम चल रहा है, रायगढ़ में भी काम चल रहा है। हमारा पिंक जैसे टॉयलेट हमने महिलाओं के लिए लाया। अब आप देखो कि कहीं पर भी महिलाओं के लिए आज भी बाजार में, आज हमारी खुद की महिलाओं का अगर कुछ होता तो हमको घर लेके आना पड़ता था, क्योंकि जहां पर व्यवस्था थी वहां पुलिस और जेंट्स की रहती थी और वो इतना गंदा रहता था कि आदमी वहां जा नहीं सकता था। मगर हमने व्यवस्था करी, आज हमारे 5 से 6 पिंक केयर वो चल रहे हैं, जहां पर महिलाएं इत्मीनान से जाती है। हमारा देखा कई सारे उसको लोग ने वो कर लिया, राजनांदगांव में पिंक केयर बनने लग गया, जगदलपुर में बनने लग गया। तो मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ से मैसेज जाता है, हम जो काम करते हैं हमारे काम को और लोग उठाते हैं। मैंने त्योहार सरकार त्योहार द्वार कार्यक्रम चलाया, उसका मेरा देखा देखे पूरे प्रदेश में लागू हो गया। तो ये चीज मेरा बोलने का मतलब है, रायपुर को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसको एक शहर के हिसाब से सोचा जाता था। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां कोई नहीं रहता, जहां पर
आदमी जाने से आज भी डरता है, वहां पर आपने नए रायपुर में आपने 20,000 करोड़ रुपया आदरणीय रमन सिंह जी ने खर्चा कर दिया। उसका अगर 1/3 भी अगर पुराने रायपुर में खर्चा कर दिए रहते तो मुझे ऐसा लगता है कि आज रायपुर की सूरत और सीरत दोनों बदल गई रहती, जो अब हम लोग बदलने में लगे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा लोग रायपुर को उदाहरण मानेंगे। जितना खूबसूरत शहर जैसे अभी धीरे धीरे खूबसूरती की श्रेणी में आ रहा है, आने वाले साल में 1 साल में देखिए, हमने पहले ही कहा है, जब से हम शपथ लिए हैं तभी से हमने कहा है कि हम रायपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। आपने 15 साल का जो जिक्र किया, उसमें आपके महापौर भी थे, प्रमोद दुबे जी थे, तो क्या उस वक्त विकास नहीं हुआ या उनको काम करने नहीं दिया बहुत गया? अच्छा सवाल है। मैं एक बात बता रहा हूँ, किरणमयी नायक भी हमारे यहाँ की महापौर थी, है ना। प्रमोद दुबे जी भी हमारे यहाँ के महापौर थे, कांग्रेस के महापौर थे। 3rd टाइम मैं बना, मतलब हैट्रिक जिसको बोलते हैं। देखिए उसमें परिस्थिति में अभी की परिस्थिति में बहुत अंतर है। आदरणीय किरणमयी दीदी भी चाहती थी कि मैं रायपुर को बहुत काम करूं, उनके मन में भी रायपुर को लेकर बहुत सारे सपने थे, बहुत अच्छा काम करना चाहती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी किसी भी प्रकार से उनको मदद नहीं करती थी। रही प्रमोद दुबे जी की बात, मैं खुद उस समय पार्षद था, मैं खुद उस समय MIC मेंबर था, मगर उनको भी उनको तो स्टेज पे तक नहीं बुलाया जाता था। कई बार तो ये होता था कि हम भाषण के लिए नीचे से उनको लड़ते थे उनके लिए। तो ये चीज परेशानी दोनों में हमारे मेयर ने बहुत उठाई, मगर जब हमको मौका मिला, मेरे लिए स्थिति इतनी सामान्य रही, इतनी अच्छी रही कि यहाँ पर भी हमारी सरकार है, वहाँ पर भी हमारी सरकार है, और जो विकास हो रहा है वो तालमेल हमारा बराबर है। हम जो अच्छा प्रस्ताव देते हैं वो तुरंत पास होकर काम चालू हो जाता है। जब महापौर का पद आपने ग्रहण किया था, बहुत सारी घोषणाएं की थी, उनमें से बहुत सारी या तो अधूरी रह गई या तो शुरू ही नहीं हुई है। तो कब तक योजना है कि उसको शुरू करेंगे या खत्म करेंगे? जैसे सब एक पानी निकासी की ही बात करें, बरसात आने वाला है और रायपुर शहर आप जान रहे हैं कैसी स्थिति हो जाती है। देखिए मैंने जो घोषणाएं की थी, मेरे ख्याल से अभी तक की तो ऐसी कोई अधूरी नहीं है। मैंने कहा था कि मैं रायपुर को खूबसूरती की श्रेणी में लाके खड़े कर दूंगा। मैंने कहा था कि रायपुर की तकदीर और तस्वीर हम दोनों बदल देंगे। ये मैं नहीं, एक आम आदमी, एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला, एक पान ठेला वाला, चाय वाला बोलता है कि रायपुर अब थोड़ा सा खूबसूरत हो गया है, रायपुर खूबसूरत दिखने लगा है। आप बात कर रहे हो ड्रेनेज की, आप बात कर रहे हो पानी की, आप बात कर रहे हो। मैं बता दूं कि जितने भी आप बड़े नालों की बात कर रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े ड्रेनेज वाले सिस्टम है, चाहे अरमान नाला बोलो, चाहे चिंगरी नाला बोलो, चाहे छोकरा नाला बोलो, ये सब हमारे बहुत बड़े बड़े नाले हैं जहां पर पैसा स्वीकृत हो गया है। लॉकडाउन की वजह से बहुत हमारा काम प्रभावित हुआ, नहीं तो ये जो तालाब, ये जो हमारे नालों के काम है बहुत जल्दी हो जाने थे, बहुत जल्दी हो जाने। सबके टेंडर हो गए हैं, सबके पैसे आ गए हैं, खाली काम होने भर की देरी है। और बहुत जल्दी आने वाले समय में थोड़ा सा लॉकडाउन शांत होगा, थोड़ा कोरोना जो अपना प्रभावी रूप दिखा रहा है थोड़ा ठंडा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम भी हमारे ड्रेनेज के बहुत जल्दी रायपुर में हो जाएंगे। आप अजीत जोगी के काफ़ी करीब थे, उनसे बहुत कुछ सीखा होगा आपने। जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ, कुछ मुश्किलात हुए? देखिए अजीत जोगी के साथ मैंने राजनीति जरूर शुरुआत करी, मगर उनकी पॉलिटिक्स और अभी की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है। वो मैं वाली पॉलिटिक्स करते थे। अजीत जोगी जी में एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से जो उनने सीखी, वो लोगों का काम करना। भले आप किस तरीके से लोगों का काम किया जाता, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने उनसे नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा। उनसे सीखा कि लोगों का काम कैसे करना, गरीबों की मदद कैसे करना, मगर उनके अंदर एक बहुत वो चीज़ थी मैं। और अभी जो हम भूपेश भैया से जुड़े तो उनमें मुझे एक चीज़ देखने को मिली, वो हम वाली पॉलिटिक्स, वो जो एकजुटता वाली पॉलिटिक्स, वो सिखाया हमें कि मेरा जिंदाबाद नहीं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मतलब ये हमारा जिंदाबाद होना चाहिए, तब हम सब अपने आप जिंदाबाद हो जाएंगे। तो बहुत फर्क पड़ा मुझे। मतलब मैं तो बोलूँगा कि मैं जब से वहाँ छोड़ा, मेरा एकदम नया जन्म हुआ। जब से, हालांकि मुझे संघर्ष बहुत करना पड़ा, मुझे 20 साल तक संघर्ष करना पड़ा, 20 साल तक के मैं संघर्ष करता रहा, जबकि मैं प्रदेश का, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला NSY अध्यक्ष रहा, प्रथम NSY अध्यक्ष रहा, मगर मुझे संघर्ष बहुत करना पड़ा। मगर आज भगवान की दया से जो भी मिला है मेरे संघर्ष का परिणाम है, जो भी है। आज मैं जो संघर्ष किया हूँ उसकी वजह से आज मैं महापौर बन के यहाँ बैठा हूँ। पार्षद से महापौर, महापौर से विधानसभा जाएंगे या लोकसभा?
अब ये सब बारे में तो मैंने डिस्कस नहीं, ना मैं कुछ सोचा ईमानदारी से, और ना ही मेरा, हर आदमी आगे बढ़ने का सोचता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये विधायक और लोकसभा ये सब चीज़ें ज़्यादा पहले रायपुर में ध्यान देना है। और जब रायपुर का काम बहुत अच्छा हो जाएगा तब कहीं जाके अपन विचार करेंगे कि हाँ अपन कुछ विधानसभा या लोकसभा भी चुनाव अपन लड़ सकते हैं। मगर पहला पूरा जो फोकस है वो रायपुर के ऊपर है। कैसे रायपुर को और खूबसूरत किया जाए, कैसे एकदम कोई आदमी आ जाए बाहर से तो उसको एकदम वो शॉर्ट हो जाए कि वाकई में मैं कहाँ घुस गया हूँ। तो वो चीज़ पहले रायपुर के लिए है कि रायपुर कैसे खूबसूरत हो जाए, खाली इसी में फोकस है। मैं दिन और रात खाली यही सोचता हूँ कि कैसे रायपुर खूबसूरत हो जाए। चलिए, ये थे रायपुर महापौर एजाज ढेबर जी, जो फिलहाल ना विधानसभा जाना चाहते हैं ना लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ काम करके रायपुर को सुंदर बनाना चाहते हैं। आने वाले दिन हैं, हम भी यही हैं, महापौर भी यही हैं, देखेंगे कहां से कहां तक रायपुर पहुंचता है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत